चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में स्टार्ट किया था ना। थोड़ा अपन एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस का कुछ और देखे थे पॉइंट। 3 टाइप के सॉल्यूशन लिखे थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। याद है कि हाइपरटोनिक में एक्सोऑस्मोसिस होगा, है ना, सेल श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक में एंडोऑस्मोसिस होगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा। और आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा ही नहीं। ये हमने पहला चीज देखा था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने एक डेफिनेशन और लिखा था एंडोसाइटोसिस का, है ना, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि कैसे अमीबा अपना खाना लेने के लिए कप जैसा शेप का स्यूडोपोडिया बनाता है। और एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर जाना, खाना उसके सेल के अंदर गया, कैसे? ये वॉल रप्चर करके। ठीक है, फिर हम आए थे अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, विच वॉज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने लिखा था कि ये जेली लाइक फ्लूइड है, एमॉर्फस, लिखे थे सारे वर्ड्स, है ना। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज लिखे थे ना, और सेल इंक्लूजन्स, जिसमें अपन अभी क्या चालू किए हैं? सेल ऑर्गेनली। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनली का अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें कल पहला हमने क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे लिखा था कि ये ट्यूब्यूलर होता है और सिस्टर्ने और क्या होते हैं इसमें? वेसिकल। इसको अपन ने नाम दिया था ट्यूब्यूल्स। ये होता आपका सिस्टर्ने और छोटे छोटे साथ में क्या थे? वेसिकल्स। हमने ये भी देखा था कि एससीआर और आरईआर को कैसे पहचानोगे? हाँ एग्जैक्टली, आरईआर में ऐसे डॉटेड क्या होंगे? यहाँ पर राइबोसोम्स होंगे, जिसके कारण आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ बन रहा है, खुरदुरा बन रहा है। और जहां पर ये प्रेजेंट नहीं होंगे वो स्मूथ सरफेस होगा। तो स्मूथ एंड रफ। फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ही एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है इसका? कि एससीआर वाले लिपिड सिंथेसिस कर रहे थे और आरईआर वाले प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे। उसके अलावा हमने ये भी लिखा था कि ईआर का एक फंक्शन ये भी है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, रीजनरेट कर सकता है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, लिखिए पॉइंट, जल्दी ढूंढो। सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएगा, ऐसा पॉइंट लिखे कि नहीं? इट फॉर्म्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, ये हमारा पहला ऑर्गेनली हुआ है। चलो अगला, नेक्स्ट लिखो, सेकेंड ऑर्गेनली। अगला राइबोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गेनली है राइबोसोम्स। ये सबसे छोटा ऑर्गेनली है हमारे सेल का, सबसे छोटा ऑर्गेनली, राइबोसोम्स। इसमें लिखो, लिखो इसमें हाइफन डाल के इसके बारे में। दीज आर स्मॉलेस्ट नोन, these are smallest known, these are smallest known membraneless, membraneless, membraneless मतलब जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी, है ना। देखो हर ऑर्गेनली की मेम्ब्रेन होती है, सुन रहे हो क्या? हर ऑर्गेनली की खुद की मेम्ब्रेन होती है, ताकि एक ऑर्गेनली दूसरे ऑर्गेनली के साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? स्मॉलेस्ट नोन मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनली। ठीक है, नीचे में लिखना, देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स,
लिखना है इसमें हाइफन डाल के 70s ब्रैकेट में लिखना इन प्रोकैरियोट्स, ये इसका मीनिंग आपको नीचे लिखवाता हूं ना नोट में, प्रोकैरियोट्स एंड 80s इन यूकैरियोट्स। ये मैं पीछे आप लोगों को लिखवाना भूल गया, अभी इसके बाद लिख लेते हैं अपन, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। 70s नाम का राइबोसोम है इन प्रोकैरियोट्स एंड 80s का राइबोसोम है इन यूकैरियोट्स। नीचे लाइन में लिखना राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ ribosomes are the sites of protein synthesis, sites of protein synthesis, यानी कि यही वो जगह है जहां पर सेल का प्रोटीन बनता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। therefore ribosomes are known as protein factory, therefore ribosomes are also known as Therefore, ribosomes are also known as protein factory. Therefore, ribosomes are also known as protein factory. ठीक है, यह हमारा सेकेंड ऑर्गेनली हुआ। नोट करके लिखो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में लिखते हैं, जो अपन को पहले लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी लिख लेते हैं। लिखो इसमें डिफरेंस बिटवीन prokaryotic and eukaryotic cell, prokaryotic and eukaryotic cell, दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब समझना दोनों का मीनिंग। दोनों में देखो कैरियो वर्ड आपको दिख रहा होगा, क्या वर्ड दिख रहा है आपको? कैरियो, KARYO। कैरियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस, कैरियो का मीनिंग क्या होता है? न्यूक्लियस। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और यू का मतलब समझ लो एडवांस, मतलब पुराना और नया। ऐसे सेल जिसका न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, प्रो मतलब प्रिमिटिव। और जिनका एडवांस सेल होता है ना, उनके न्यूक्लियस प्रॉपरली वेल डेवलप्ड होते हैं, प्लस जितने भी ऑर्गेनली होते हैं ना सेल के, उन सब का खुद का मेम्ब्रेन होता है। पर प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, सारे ऑर्गेनली आपस में मिक्सड अप हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो नीचे लिखना, हाँ नहीं ऐसे ही लिख लो, मैं पैराग्राफ करके दिखा देता हूं। लिखो नीचे, या चलो डिवाइड कर लो, चलो डिवाइड कर लो। प्रोकैरियोटिक लिख लो लेफ्ट साइड में प्रोकैरियोटिक एंड राइट साइड में यूकैरियोटिक। नहीं टेबल बना लो। एक क्वेश्चन भी हमारा ऐसा, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, तो उसका यह आंसर भी हो जाएगा डायरेक्टली। प्रोकैरियोटिक लेफ्ट साइड में प्रोकैरियोटिक लिख लो, प्रोकैरियोटिक सेल, और राइट साइड में यूकैरियोटिक सेल लिख लो। समझ गए क्या? चलो फर्स्ट पॉइंट लिखना, इन प्रोकैरियोटिक के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट प्रोकैरियोटिक के नीचे, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू TRUE, true nucleus is absent, and the false nucleus present is called, and the false nucleus present is called, and the false nucleus present is called nucleoid, nucleoid। इसको अंडरलाइन करना, ये आता है ना एग्जाम में कि न्यूक्लियस का नाम क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का? न्यूक्लियोइड, NUC देन लियो, LEOID, न्यूक्लियोइड। इसमें लिखिए, सर एक बार रिपीट करोगे? ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अब अगर ट्रू नहीं है तो जो न्यूक्लियस को अपन ट्रू नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? फॉल्स न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस का नाम क्या है?
फॉल्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब लिखिए यूकैरियोटिक के नीचे, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बस सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, हाँ प्रोकैरियोटिक का सेकेंड पॉइंट। देखो मैंने उस दिन बताया था ना कि न्यूक्लियस के पास भी खुद की मेम्ब्रेन होती है और अंदर एक डार्क कलर की बॉडी होती है जिसको अपन न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और इसका खुद का अपना वो भी है लिक्विड, जिसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक थ्रेड जैसे होते हैं जिनको अपन क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। तो चार पार्ट होते हैं न्यूक्लियस में, समझना क्या क्या। एक मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियोलस, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड, एंड थ्रेड जैसे क्रोमैटिन फाइबर। चार चीजों से मिलकर के न्यूक्लियस बनता है, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक में ना मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियोलस है। और मेम्ब्रेन नहीं है तो ये जो जो भी आपका लिक्विड है ना, ये सब बाहर आ जाए आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अपन प्रोकैरियोटिक में, हाँ इज प्रेजेंट, बस वही न्यूक्लियस ही बोलते हैं वहां पर। यहां न्यूक्लियस ट्रू नहीं है ना, तो उसको न्यूक्लियस बोलना गलत है, उसको क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोइड। ट्रू न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बोलते हैं, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब प्रो के नीचे लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। न्यूक्लियोलस स्पेलिंग क्या होगी न्यूक्लियोलस की? न्यूक्लियोलस। ट्रू मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। यहां उल्टा लिख लो, दे आर प्रेजेंट करके, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। हाँ इसमें एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रो के नीचे, है ना, प्रो वाले के नीचे लिखेंगे, सेल ऑर्गेनलीज लाइक, सेल ऑर्गेनलीज लाइक, सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। स्पेलिंग क्या होगी? माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक आध और एग्जांपल लिखते हैं, गोल्जी बॉडीज, GOLGI, गोल्जी बॉडीज, कॉमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में ER लिख दूंगा, पहचान याद रखोगे ना? ER क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सेट्रा आर एब्सेंट। प्रो के नीचे, हाँ उसको प्रेजेंट करना है। हाँ, सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर एब्सेंट, वहां पे आर प्रेजेंट। पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट उसको लिखो ना भाई, प्रेजेंट वाला पॉइंट यूकैरियोटिक में। एक दो पॉइंट और लिखते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। ये अपन लिखे ना यहाँ पे, प्रो के नीचे लिख रहे हो ना, राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप, और वहां पे 80S लिख लेना। राइबोसोम्स आर ऑफ
70s टाइप, और यहां लिखोगे राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट साइज के बारे में लिखेंगे प्रो के नीचे, दीज आर स्मॉल साइज्ड, दीज आर, प्रो के नीचे लिख रहे हैं दीज आर स्मॉल साइज्ड, दीज आर स्मॉल साइज्ड, और वहां लिख लो दीज आर लार्ज साइज्ड, दीज आर लार्ज साइज्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑर्गेनली में आते हैं। थर्ड ऑर्गेनली, आप समझ गए ना इसका प्रो और यू का मीनिंग। ऐसे सेल्स जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, प्लस उनके पास ये सारे ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं, स्मॉल साइज का भी होगा, राइबोसोम 70s टाइप का है, उस टाइप के हम सेल को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जस्ट अपोजिट पॉइंट्स आपके यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक। चलो नेक्स्ट, अगला ऑर्गेनली पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अगला ऑर्गेनली कितने हो गए? दो हो गए ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक हो गया, और सेकंड हमारा हमने आज क्या पढ़ा? राइबोसोम। चलिए थर्ड पढ़िए, गोल्जी बॉडी। थर्ड लिखिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी होता है या फिर गोल्जी अपैरेटस, दोनों लिखा रहता है ना, कुछ कुछ बुक्स में आपको गोल्जी अपैरेटस भी मिलेगा। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस, दिस इज अनदर ऑर्गेनली। देखो इसमें आइफन डाल करके, इट इज अ light microscopic structure, it is a light microscopic structure। सभी स्ट्रक्चर तो माइक्रोस्कोपिक ही है ना, क्योंकि सभी तो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। यस और नो? सभी छोटे हैं स्ट्रक्चर, एक सेल ही इतना छोटा है कि उसके अंदर की चीजें और छोटी होंगी। ठीक है, तो क्या लिखे? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट है? नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। कंटिन्यू करेंगे, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अभी अपन वहां लिखे ना कि गोल्जी बॉडी वहां नहीं था प्रोकैरियोटिक में, कहां प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक में, इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, इन ऑल यू की स्पेलिंग EU से चालू हो रही है ना, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड और इन्वेंशन में मीनिंग समझते हो ना डिफरेंस? डिस्कवरी बोलेंगे ना क्योंकि हम खोजे हैं, वो पहले से है, हमने उसको खोजा है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, इसलिए उन्होंने अपने नाम से उसका नाम दे दिया है ना, कैमिलो गोल्जी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा? जैसे वहां पे अपन ने देखा ना कि वहां पर सिस्टर्ने होगा, ट्यूब्यूल्स होते हैं और वेसिकल्स होता है, वैसे ही गोल्जी बॉडीज का भी कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो नीचे लाइन में लिखेंगे, गोल्जी बॉडीज इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, गोल्जी बॉडीज इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हाइफन डाल के तीनों के नाम लिखेंगे। सिस्टर्ने, इसमें भी है सिस्टर्ने, तो वैसी टाइप का ट्यूब होगा ऐसा जैसा, जैसे वहां पे था एंडोप्लाज्मिक में। सिस्टर्ने, ब्रैकेट में लिखो एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट से मिलकर बना है गोल्जी अपैरेटस। सिस्टर्ने जिसका मीनिंग है टू लेयर्ड एंड कर्व्ड स्ट्रक्चर्स, 2 लेयर्ड है एंड कर्व्ड है, विथ स्वोलन एंड्स, स्वोलन एंड्स, ये आपके सिस्टर्ने का मीनिंग है।
स्वोलन एंड्स, मतलब ऐसा कुछ होगा, ये ट्यूब टू लेयर्ड हो गया, ये उसके एंड्स कैसे हैं, स्वोलन, एंड्स आर फुल हुए, स्वोलन, कॉमा, एक तो ये पार्ट हो गया, कॉमा, वैक्यूल्स, VACUOLES, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, वेसिकल वहां भी थे, है ना, वेसिकल वाज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, एंडो ये गोल्जी बॉडीज का डायग्राम बना लो। ऐसे दो तीन बनाए ना, एक के ऊपर एक लेयर ऐसे रहते हैं ये, जिनका एंड्स स्वॉलन होता है, हाँ डायग्राम बना लो। और ऐसे बीच बीच में यहाँ पे सर्कल बनाना, ये वैक्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है। और जो स्मॉल सर्कल्स बना रहे हैं वो वेसिकल्स होंगे, ठीक है। कुछ सिस्टर ने छोटे छोटे ही बना देना, कुछ बड़े सिस्टर ने रहेंगे जिसके एंड स्वॉलन होंगे, फिर कुछ वैक्यूल्स रहेंगे और कुछ आपके वेसिकल्स होंगे। ये आपके न्यूक्लियस के पास होगा, इसका फंक्शन लिखते हैं, डायग्राम बना लो फटाफट, फिर फंक्शन लिखते हैं इसका। हो सकते हैं मल्टीपल। हो गया, चलिए फंक्शन लिखते हैं, नीचे लिखो, functions of Golgi apparatus are, functions of Golgi apparatus या Golgi bodies are, functions of Golgi bodies और Golgi apparatus are, पॉइंट वाइज लिखते हैं, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, it helps in the formation of, it helps in the formation of lysosomes, it helps in the formation of lysosomes, ये हमारा अगला ऑर्गेनली है, और इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इसका नाम याद है आपको, एक और क्या नाम था, सुसाइडल बैग्स, है ना, हाँ। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, it is involved in, it is involved in, it is involved in cell secretion, cell secretion, सेल सेक्रीशन मतलब क्या होता है कि सेल से कुछ सेक्रीट हो रहा है ना, समथिंग इज कमिंग आउटसाइड द सेल, उसको सेक्रीट, जैसे हमारे बॉडी से स्वेट आता है ना, तो बेसिकली उसको स्वेट का सेक्रीशन बोलते हैं। सलाइवा आता है टंग में, तो वो सलाइवा का सेक्रीशन कहलाता है। तो कोई ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ लिक्विड रिलीज करते हैं, उसको सेक्रीशन बोलते हैं। तो ये सेल्स से जो भी चीजें सेक्रीट होती है ना, उसमें गोल्जी बॉडीज इन्वॉल्व होता है। कैसे इन्वॉल्व होता है, फुल सवाल के लिखेंगे, इट एक्ट्स एज स्टोरेज, इट एक्ट्स एज, इट एक्ट्स एज स्टोरेज, उसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे कि कैसे वो सेल सेक्रीशन में इन्वॉल्व है। इट इज इन्वॉल्व इन सेल सेक्रीशन, फुल स्टॉप डाल के, इट एक्ट्स एज स्टोरेज, कॉमा, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, एंड पैकेजिंग मेम्ब्रेन, पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग मेम्ब्रेन
packaging membrane, etc. It acts as storage, modification and packaging membrane. ठीक है, etc. And last point लिखना, it is a site of, it is a site of, it is the site of biosynthesis of, biosynthesis of, बायोसिंथेसिस मतलब कुछ हमारी बॉडी के लिए बनाता है ना, जैसे राइबोसोम्स भी बायोसिंथेसिस करता है किसका, प्रोटीन का, वैसे ये भी बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, SACCHARIDES। इसका एक एग्जांपल, जैसे पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, आप लिख लो पहले, POLYSACCHARIDES, पॉलीसैकेराइड्स। इसका एक एग्जांपल जैसे आपको बता दूं मैं, इसका एग्जांपल जैसे सेलुलोज हो गया, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एग्जांपल स्टार्च करके, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल होते हैं स्टार्च, सेलुलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ आ जाइए, लाइसोसोम्स। फोर्थ ऑर्गेनली है लाइसोसोम्स, है ना, जिसका फंक्शन आपको अपन, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, बस अपन को लिखना है इसके बारे में, लाइसोसोम्स, SOSOMES, लाइसोसोम्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, लाइसो मतलब होता है डाइजेस्टिव, लाइसो का मीनिंग क्या होता है, डाइजेस्टिव, और सोमा, सोमा से सोम्स आया है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो ऐसा बॉडी जो डाइजेशन करेगा, ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स जो डाइजेशन करते हैं। जैसे हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल जानते हो ना, जो माउथ से चालू होता है और एनस से खत्म होता है, जिसमें खाना पूरा डाइजेस्ट होता है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसमें क्या है, रास्ते भर में एंजाइम्स हैं, और वो हमारे पूरे खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए यू नीड व्हाट, एंजाइम्स। ठीक है, हाँ चलो लिखो हाइफन डाल करके, these are electron microscopic structure, these are electron microscopic vesicular structure लिखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक मतलब और छोटे स्ट्रक्चर हैं जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लग रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, वेसिकुलर मतलब वेसिकल्स जैसे, ऐसे ही छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे अपन, यही लाइसोसोम्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर present in all the eukaryotic animal cells, all the eukaryotic animal cells, present in all the eukaryotic animal cells, present in all the eukaryotic animal cell, full stop। next line में, lysosomes are involved in, lysosomes are involved in, are involved in इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, विद इन द सेल, इंटर और इंट्रा मतलब समझते हो ना, इंटर और इंट्रा मतलब क्या होता है, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन बोल दिया, मतलब स्कूल्स के बीच में सारे स्कूल इन्वॉल्व हो जाएंगे, 2 स्कूल के बीच में हो रहा है, 4 स्कूल के बीच में हो रहा है, तो इंटर स्कूल, और इंट्रा स्कूल मतलब विद इन द स्कूल ओनली, अलग अलग क्लासेस के बीच में हो रहा है, बाहर का कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो इंट्रासेलुलर मतलब क्या हुआ, सेल के अंदर ही, कोई और सेल इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर, इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ
ऑफ ऑफ फॉरेन फूड, फॉरेन फूड मतलब बाहर का फूड जो आया है, फॉरेन मतलब विदेश नहीं बोल रहे हैं, सेल के लिए तो बाहर की चीज फॉरेन ही हुई ना, ठीक है, फॉरेन फूड और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स और सम सेल ऑर्गेनली, और सम सेल, इतने चीजों को आपका लाइसोसोम क्या कर सकता है, डाइजेस्ट, और सम सेल ऑर्गेनलीज, so are called digestive bags, so are called digestive bags, so are called digestive bags, ठीक है। ये सेल है, पर हमारी बॉडी में खाना तो बाहर से जा रहा है ना, तो सेल के लिए वो खाना फॉरेन फूड हो गया, क्योंकि बॉडी से बाहर से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो सेकेंड पॉइंट लिखना, these are involved in, these are involved in, these are involved in ऑटोलिसिस, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, एंड लिसिस मतलब ब्रेकिंग होता है, खुद को तोड़ देना, खुद को मार देना, ऑटोलिसिस, या लिख लो सेल्फ डाइजेशन, सेल्फ डाइजेशन, खुद ही को पचा लिया उसने, यही तो है सुसाइडल बैग, ऑटोलिसिस और सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स आफ्टर आफ्टर देयर डेथ, आफ्टर देयर डेथ, so are called suicidal bags, suicidal bags, डाइजेस्टिव बैग एक नाम हो गया, एक और नाम हो गया सुसाइडल बैग, ठीक है। चलिए अगला ऑर्गेनली आते हैं, पांचवा, सुसाइडल बैग्स, पांचवा लिखते हैं, चलो, माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, हाइफन लगे लिखेंगे, दीज आर लाइट माइक्रोस्कोपिक, लाइट माइक्रोस्कोपिक रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, इसका शेप ऐसा रहता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, रॉड शेप, उसका वेसिकुलर था तो ऐसे सर्कल सर्कल ओवल बना दोगे तो लाइसोसोम्स हो जाएंगे वो, और ऐसा रहेगा तो क्या बोलोगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, these are light microscopic rod shaped structures present in all eukaryotes, present in all eukaryotes, वही जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होगा उनको क्या बोलोगे, यूकैरियोट्स, और जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उनको क्या बोलोगे, प्रोकैरियोट्स, एज सिंपल एज दैट, है ना, शेप्ड प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, ठीक है, नीचे में लिखना, mitochondria has two membranes, mitochondria has two membranes, two membranes, मतलब एक मेम्ब्रेन ऐसी बाहर है और एक अंदर और है जो कि ऐसे फोल्डेड है अंदर, ऐसे, समझ रहे हो, ये पहचान है माइटोकॉन्ड्रिया की, रुक जाओ ना, ये पहचान है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसकी बाहर की मेम्ब्रेन स्मूथ है पर अंदर की ऐसे फोल्डेड है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, सुन रहे हो, ऐसे स्ट्रेट रहेगा रोड और ऐसे रहेगा रोड तो किसमें आप स्लो जाओगे, इसमें, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, हाँ तो क्या लिखिए, हाँ, इट हैज टू मेम्ब्रेन, फुल स्टॉप, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ,
while inner membrane is while inner membrane is while inner membrane is while inner membrane is produced into inner membrane is produced into finger like processes finger like processes called called क्रिस्टे CRISTAE सिस्टरने नहीं है क्रिस्टे है सिस्टरने इसके पहले अपन दो जगह पढ़े हैं ना गोल्जी बॉडी में भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी इसको बोल रहे हैं अपन क्रिस्टे कॉमा टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू इंक्रीज द surface area to increase the surface area for the distribution of for the distribution of respiratory enzymes respiratory enzymes ठीक है ये रेस्पिरेटरी एंजाइम आपके जो ग्लूकोज है ना C6H12O6 इसको डाइजेस्ट करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके CO2 बनेगा H2 बनेगा और एनर्जी बनेगी ये कहां होता है यहां पर समझ में आया क्या जो भी हम खाना खाते हैं ना उसमें से ग्लूकोज बनेगा डाइजेशन के बाद और वो जाता है सेल में सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके एंजाइम की हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसलिए अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल ठीक है नेक्स्ट लाइन में लिखना इन क्रिस्टे लिखो इन क्रिस्टे अभी लिखे थे अपन क्रिस्टे की स्पेलिंग इन क्रिस्टे energy is synthesized energy is synthesized 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 ठीक है नेक्स्ट टाइम में लिखना इसका फंक्शन synthesized नेक्स्ट टाइम में लिखना माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स mitochondria are also called powerhouse of the cell as they are involved in producing energy powerhouse of the cell as they are involved in producing energy full stop this energy is in the form of ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एनर्जी वो इंपॉर्टेंट है द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिखना एडिनोसाइन T फॉर ट्राई एंड P फॉर फॉस्फेट ये याद रखोगे फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स एटीपी का फुल फॉर्म लिख लेना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एटीपी मॉलिक्यूल्स फुल स्टॉप देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एटीपी मील्स देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड एटीपी मील्स एक और नाम क्या है इसका एटीपी मील्स
मील्स क्या होती है? जैसे राइस मिल बोलते हैं, वहां राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वैसे यहाँ पे एटीपी बन रहा है ना, तो एटीपी मील्स बोल रहे हैं। ठीक है, नीचे में एक और लिखो, एटीपी इज कॉल्ड, एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी समझते हो ना, जैसे हमारी करेंसी रुपीज है, हमारे उस रुपीज के फॉर्म में है, यूएस की करेंसी डॉलर्स के फॉर्म में है, इन द सेम वे एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी भी क्या हुआ? करेंसी हुआ। किसका करेंसी हुआ? एनर्जी का करेंसी हुआ। सेल के एनर्जी का करेंसी कौन हुआ? एटीपी। ठीक है, लास्ट लाइन लिखना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनली who has got its own, who has got its own, who has got its own राइबोसोम्स, इसके पास खुद का राइबोसोम है, has got its own ribosomes and DNA, and DNA, DNA का फुल फॉर्म लिखना ब्रैकेट में, डीऑक्सी, डीऑक्सी एक ही वर्ड है, डीऑक्सी, फिर एक वर्ड ही है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। यही है वो जो हमारे कैरेक्टर्स डिटरमाइन करता है, जो आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, है ना, आपके अंदर आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे ना, कुछ कैरेक्टर्स पापा के होंगे, कुछ कैरेक्टर्स मम्मी के होंगे। वो क्यों? बिकॉज आपके अंदर उनके डीएनए हैं, फादर के डीएनए भी है और मदर के भी डीएनए हैं, वो भी इक्वल क्वांटिटी में। इसको अपन क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। जो कि हमारे सेल के अंदर कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46, विच आर इन 23 पेयर्स। हर पेयर में एक, हर पेयर में एक फादर से आया है और दूसरा मदर से, हर पेयर में एक फादर से आया है और एक मदर से, मिलाकर के बन गए 23 पेयर्स। टोटल नंबर में 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, हाफ हाफ दोनों से आए हैं। ठीक है, हाँ, वो सेक्स क्रोमोसोम है जो आप बोल रहे हो। एक्स वाई और एक्स एक्स क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। या तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होगा, या तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई हो सकता है। हर ऑर्गेनिज्म में एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता ही है। आप लोगों के में एक्स वाई है बिकॉज ये ऑल आर मेल, जो फीमेल होंगी उनके में एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स एक्स। ये वाला एक्स फादर से आया होगा, ये वाला एक्स मदर से आया होगा। एक्स मदर से आया होगा, वाई फादर से आया होगा। वाई हमेशा फादर से ही आता है, बिकॉज वाई फादर में ही होता है। हाँ हाँ, होता है ना। डीएनए का भी स्ट्रक्चर ऐसे डबल डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, देखा होगा आपने ऐसे स्ट्रक्चर। हाँ, वाई वाई नहीं होता, या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा, यही पेयर होता है। कैसे वाई वाई हो सकता है? वाई तब होगा ना वाई वाई कि जब दोनों से वाई वाई आ रहा होगा, पर फीमेल में तो वाई होता ही नहीं है। फीमेल से तो हर बार एक्स ही आएगा ना। ये फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है और ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम है, तो या तो फीमेल से तो एक्स ही आएगा, इधर से एक्स भी आ सकता है, फीमेल से तो एक्स ही आएगा, इधर से वाई भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आया तो फीमेल चाइल्ड, और ये आया तो मेल चाइल्ड। ठीक है, तो इसका खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेन डाल के छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन अगला ऑर्गेनल करेंगे। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स ये हमारा छठवां ऑर्गेनल ही होगा ना। प्लास्टिड्स, प्लास्टिक मत लिख देना, डी एस, डी है ना, डी, प्लास्टिड्स। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो ऊपर